हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और जीन क्लोनिंग के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम जान लें कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या जीन क्लोनिंग क्या होता है। जीन क्लोनिंग को समझने के लिए पहले हमारे पास एक टर्म है जीन को समझना पड़ेगा। जीन की परिभाषा के बारे में हम जान लेते हैं। तो जीन क्या होता है? जीन डीएनए के वे स्मॉल फ्रेगमेंट्स होते हैं जिनमें किसी प्रोटीन के निर्माण के लिए इंफॉर्मेशन छुपी होती है, अर्थात स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए which have specific sequence for protein synthesis is known as gene। फिर another term हमारे पास आता है क्लोनिंग। क्लोनिंग का अर्थ क्या है? क्लोनिंग का अर्थ है कि डीएनए की जीरोक्स और सेम कॉपी तैयार करना। तो सीधा सीधा अर्थ हमारे पास ये निकला कि जीन क्लोनिंग का अर्थ है कि डीएनए का एग्जैक्ट कॉपी या जेरोक्स कॉपी हमें बनाना है, और डीएनए की जेरोक्स कॉपी बनाने का प्रोसेस जीन क्लोनिंग कहलाता है। और जीन क्लोनिंग का ही दूसरा नाम क्या है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को हम निम्न टॉपिक्स के आधार पर समझेंगे: डेफिनेशन, टूल्स और स्टेप्स ऑफ डीएनए टेक्नोलॉजी और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। डेफिनेशन अभी स्पष्ट हो गया। जैसे मैंने बताया कि जीन क्लोनिंग अर्थात किसी जीन की जीरोक्स कॉपी तैयार करना ही जीन क्लोनिंग कहलाता है। तो इसी आधार पर हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को समझ सकते हैं। पर इसकी डेफिनेशन के बारे में हम थोड़ा सा टूल्स और स्टेप्स को पढ़ने के बाद में एक बार फिर से डिस्कशन करेंगे, बाद में लेटर ऑन स्टेज पे। वर्तमान में हम टूल्स के ऊपर फोकस करते हैं कि व्हाट इज टूल्स। जैसा कि आप जानते हैं, हमें किसी भी एपरेटस को खोलना पड़े तो उसके लिए कुछ टूल्स की हमें जरूरत पड़ती है, जैसे स्क्रू ड्राइवर है और पिलास है। इस तरह के टूल्स की हमें जरूरत पड़ती है। ठीक उसी प्रकार जब किसी सेल से, उसके न्यूक्लियस से डीएनए को आइसोलेट करने के लिए भी हमें कुछ टूल्स की जरूरत पड़ेगी। तो आइए अब हम टूल्स के बारे में पढ़ते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के टूल्स कौन से हैं? इनमें सबसे पहला जो टूल्स है वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज है। इनका दूसरा नाम केमिकल नाइफ और केमिकल सीजर भी है, अर्थात रासायनिक चाकू या रासायनिक कैंची भी इन्हें कहा जाता है। वास्तव में ये क्या है? सबसे पहले 1960 में डब्ल्यू आर्बर नामक एक वैज्ञानिक ने बैक्टीरियोफेज की स्टडी करते हुए देखा कि बैक्टीरिया में कुछ ऐसे एंजाइम भी हैं जो डीएनए को कट कर देते हैं। तो इससे स्पष्ट हुआ कि उन्होंने डब्ल्यू आर्बर ने 1960 में पहली बार रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की हाइपो
थीसिस अर्थात परिकल्पना, परिकल्पना की। तत्पश्चात इन्होंने दो अन्य वैज्ञानिक स्मिथ एंड नाथन्स के साथ मिलकर 1970 में लगभग 10 वर्षों के प्रयास के बाद में प्रथम सीमाकारी एंजाइम HIND सेकेंड का पृथक्करण करने में सफलता अर्जित की। HIND थर्ड क्या था? HIND थर्ड एक सीमाकारी एंजाइम है जिसको हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज भी कहते हैं। इन्होंने इसको कैसे आइसोलेट किया वो तो हमारे सिलेबस में नहीं है, पर एंजाइम का नामकरण और एंजाइम का नामकरण के नियम हमारे सिलेबस में हैं। अतः हम देखते हैं कि एंजाइम के नामकरण के क्या क्या नियम हो सकते हैं। सीमाकारी एंजाइम HIND सेकेंड D थर्ड के नाम का अर्थ पहले हम देख लेते हैं, उसके पश्चात हम नामकरण के नियम देखेंगे। इस H का मतलब है हीमोफिलस। इस IN का मतलब है इन्फ्लुएंजी। इस D का मतलब है स्ट्रेन, और ये रोमन लेटर का मतलब है टाइप। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि HIND सेकेंड का पूरा मीनिंग क्या होता है? हीमोफिलस, H का मीनिंग हो गया, IN का इन्फ्लुएंजी हो गया, D स्ट्रेन हो गया, और रोमन लेटर टाइप हो गया। तो आप जानते हैं हीमोफिलस बैक्टीरिया का वंश है, अर्थात जीवाणु का वंश है। इन्फ्लुएंजी जाति है, स्ट्रेन को हम प्रभेद कहते हैं, और टाइप का मतलब प्रकार, एंजाइम का प्रकार। तो हम जानते हैं कि इन्होंने एंजाइम का नामकरण करने के लिए पहले वंश का प्रथम अक्षर लिया, फिर जाति के प्रथम 2 अक्षर लिए, फिर स्ट्रेन प्रभेद लिया, और फिर प्रकार लिया। इस प्रकार इन्होंने उस एंजाइम का नामकरण किया। तो आइए अब हम नामकरण का प्रथम नियम देखते हैं। इसका मतलब एंजाइम के नामकरण के नियम। तो रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर
restriction endonuclease, restriction endonuclease, rules of nomenclature of restriction endonuclease. फर्स्ट लो, एंजाइम के नाम का प्रथम अक्षर, एंजाइम के नाम का प्रथम अक्षर उस जीवाणु या स्रोत के नाम के वंश का प्रथम अक्षर होता है। जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में H वंश का प्रथम अक्षर है, वंश का प्रथम अक्षर है H। एंजाइम के नाम का अगला नियम, एंजाइम के नाम के अगले दो अक्षर उसी जीवाणु की जाति का प्रथम दो अक्षर होंगे जिसमें इसे सबसे पहली बार खोजा गया हो। तो जैसा कि आप जानते हैं हीमोफिलस वंश है, इन्फ्लुएंजी जाति है, तो इन्फ्लुएंजी के प्रथम दो अक्षर IN से को हमने लिया तो बन गया HIN। अब हम एंजाइम के नाम का अगला अक्षर उसके प्रभेद को दर्शाता है, इसलिए हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी के D प्रभेद से हमने D ले लिया। और एंजाइम का अगला अक्षर रोमन लेटर्स में लिखा जाता है और वो उसके प्रकार को दर्शाता है। तो जैसे हमारे पास बन गया HIND सेकेंड, ये हमारे पास एंजाइम के नाम हमारे पास आ गए। तो ये ध्यान रखना है कि एंजाइम का नाम का प्रथम अक्षर वंश के प्रथम अक्षर से लिया जाता है और अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है। एंजाइम के नाम के अगले दो अक्षर, एंजाइम के नाम के अगले दो अक्षर जाति के दो अक्षर, प्रथम दो अक्षर होते हैं और इन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों में लिखा जाता है। एंजाइम का अगला नाम का तीसरा जो अक्षर होता है, लेटर होता है, वो प्रभेद को दर्शाता है और उसे स्मॉल या कैपिटल दोनों में लिखा जा सकता है। एंजाइम के नाम का अगला अक्षर जो रोमन लेटर्स को दर्शाता है वो उसके टाइप को भी दर्शाता है। अतः एंजाइम के नामकरण के कितने नियम होंगे? बेसिकली हमारे पास 4 नियम देखने को जाते हैं। पहला, एंजाइम के नाम का प्रथम अक्षर वंश का प्रथम अक्षर होना चाहिए, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों में लिखा जाना चाहिए और अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। दूसरा, एंजाइम के नाम के अगले दो अक्षर जाति के प्रथम दो अक्षर होने चाहिए और अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों में लिखे जाने चाहिए। एंजाइम के नाम का तीसरा अक्षर उसके प्रभेद से लिया जाता है और प्रभेद के प्रकार का फर्स्ट लेटर लिखा जाता है। एंजाइम के नाम का अगला जो रोमन लेटर में लिखा जाने वाला अक्षर है वो प्रकार है और उसे रोमन लेटर्स में लिखा जाता है। इस प्रकार ठीक ऐसा ही एक और एग्जांपल हम लेके देख सकते हैं। एक और एक बैक्टीरिया है जिसका नाम क्या है? एस्चेरिचिया कोलाई बोला जाता है, एस्चेरिचिया कोलाई।
आपने इसका शॉर्ट नाम ई कोलाई अक्सर सुना होगा। तो ई कोलाई या एस्चेरिशिया कोलाई से कौन सा एंजाइम बनता है या आइसोलेट किया गया है? देखो, एंजाइम के नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों में होता है और वंश का प्रथम अक्षर होता है। अतः एस्चेरिशिया वंश से हमने प्रथम अक्षर ए को ले लिया। एंजाइम के नाम के अगले दो अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों में लिखे जाएंगे और इन्हें हमने जाति के प्रथम दो अक्षरों से ले लिया। एंजाइम का तीसरा अक्षर उसके प्रभेद को दर्शाता है, तो ई कोलाई के आर प्रभेद से हमने लिया, तो यहां पे हमने आर ले लिया। एंजाइम के नाम के अगले अक्षर रोमन लेटर्स में लिखे जाएंगे, जिन्हें हम उसके टाइप करते हैं। तो इको आर फर्स्ट, इको आर सेकेंड एंड इको आर थर्ड। तो आप कह सकते हैं कि एस्चेरिशिया कोलाई से तीन सीमाकारी एंजाइम लिए जाते हैं या आइसोलेट किए गए हैं, खोजे गए हैं। पहला इको आर फर्स्ट, इको आर सेकेंड, इको आर थर्ड। ये एंजाइम के तीन प्रभेद हैं। एंजाइम तीन टाइप के होते हैं, फर्स्ट प्रकार के, सेकेंड प्रकार के और थर्ड प्रकार के। इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये एंजाइम के प्रथम प्रकार क्या होते हैं, सेकेंड प्रकार क्या होते हैं और थर्ड प्रकार क्या होते हैं। तो आशा है कि आपको एंजाइम के नामकरण के ये नियम समझ में आ गए होंगे। वर्तमान में लगभग 1000 से 1500 तक रेस्ट्रिक्शन एंजाइमों की खोज हो चुकी है। कब से कब तक? 1970 से प्रथम सीमाकारी एंजाइम की खोज के बाद में अब तक लगभग 1000 से 1500 सीमाकारी एंजाइमों की खोज की जा चुकी है। अब आपसे पूछा जाए या आप पूछेंगे कि ये एंजाइम डीएनए को कैसे काटते हैं, तो हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं और डीएनए को काटने वाले एंजाइमों के बारे में देखते हैं। उनको हम केमिकल नाइफ या रासायनिक कैंची कह सकते हैं। उनके बारे में देखते हैं। तो डीएनए को काटने वाले एंजाइम 3 प्रकार के होते हैं। पहला एक्सोन्यूक्लियेज, दूसरा एंडो न्यूक्लियस और तीसरा रेस्ट्रिक्टेड एंडो न्यूक्लियस। आप देख, एक्सोन्यूक्लियस क्या होते हैं? सपोज दैट ये एक डीएनए का खंड है या डीएनए है
ये 3 डेज सिरा है, ये इसका 5 डेज सिरा है, ये 5 डेज एंड है और ये 3 डेज एंड है। आप जानते हैं पहले से आप जानते हैं कि डीएनए में कितने रज्जु होते हैं, ये पहला रज्जु और ये दूसरा रज्जु। यदि डीएनए की क्रिया किसी एक्सोन्यूक्लियस प्रकार के एंजाइम से करवाई जाए तो डीएनए पे इसका क्या प्रभाव होगा? तो आप देखेंगे कि एक्सोन्यूक्लियस ने डीएनए के इस हिस्से को एंजाइम ने डीएनए के इस हिस्से को काटकर अलग कर दिया। ये 3 डेज सिरा, 5 डेज सिरा, 3 डेज सिरा, 5 डेज सिरा, 5 डेज सिरा, 3 डेज सिरा। अतः स्पष्ट है कि एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए के किसी एक रज्जु को बाहरी किनारे से, वो चाहे ये किनारा हो चाहे ये किनारा हो, चाहे ये वाला रज्जु हो चाहे ये वाला रज्जु हो, काटता है। अर्थात एक्सोन्यूक्लियस, एक्सो का मतलब ये क्या होता है? बाहर की ओर, बाहर की ओर, अर्थात बाहरी छोर को काटने वाला। उसी प्रकार एंडोन्यूक्लियस, माना कि ये एक और एग्जांपल हम लेते हैं, ये डीएनए का एक और खंड हमने लिया, 3 डेज, 5 डेज, 5 डेज, 3 डेज हमने खंड लिया। जब एक्सोन्यूक्लियस की क्रिया एंडोन्यूक्लियस की क्रिया हम डीएनए पे कराते हैं तो हमें निम्न प्रकार के परिणाम प्राप्त होते हैं। अब हमें ये मिला, ये 3 डेज, 5 डेज, 3 डेज, 5 डेज और 3 डेज, 5 डेज, 5 डेज, 3 डेज। एंडोन्यूक्लियस में, एंडो का अर्थ होता है मध्य में, मध्य, अर्थात एंडोन्यूक्लियस ने डीएनए को कट तो किया, बट कहां से किया? बीच में से। पर यहां पर भी वही समस्या कि इसने सिर्फ डीएनए के एक रज्जु को काटा, चाहे वो ऊपर वाले को काट सकते हो चाहे नीचे वाले को काट सकते हो। फिर हमारे पास तीसरे प्रकार के एंजाइम आए, रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस। ये क्या करते हैं? तो आइए देखते हैं। जैसे हमने डीएनए के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की सहायता से कट करवाया या इसकी क्रिया करवाई, ये 3 डेज, 5 डेज, 5 डेज, 3 डेज करवाई, तो रिजल्ट से स्पष्ट होता है कि इसने डीएनए के दोनों रज्जुओं को काटा और ये 3 डेज, 5 डेज, 5 डेज, 3 डेज, 5 डेज, 3 डेज, 3 डेज, 5 डेज। तो आप देख सकते हैं कि इस एंजाइम ने डीएनए के दोनों रज्जुओं को
और बीच में से काट दिया, अर्थात वांछित स्थल से इसने काट दिया। इसलिए इन्हें प्रतिबद्ध एंडोन्यूक्लियेज या प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियेज या सीमाकालीन एंडोन्यूक्लियेज या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज कहा जाता है, क्योंकि ये एंजाइम डीएनए के दोनों रचनाओं को वांछित स्थल से काटने का काम करते हैं। आज के लिए इतना ही। इससे आगे का नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे।